अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब खैरियत से हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्लैनरी ओ'कॉनर के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, ठीक है। फ्लैनरी ओ'कॉनर को डिफाइन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने शॉर्ट स्टोरी का जो अपनी सीरीज़ शुरू की हुई थी, जो प्लेलिस्ट थी हमारी, उसके अंदर हम बात कर चुके हैं अफ्रीकन स्टोरीज़ के बारे में, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमने इंट्रोडक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ा था। ये आज उस पर थर्ड लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे फ्लैनरी ओ'कॉनर के बारे में, उसकी बायोग्राफी, उसका राइटिंग स्टाइल और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी दैट इज़ एवरीथिंग दैट राइसेस मस्ट कन्वर्ज, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, उसको क्रिटिकली तौर पे एनालाइज करेंगे और इसके अलावा विद कोटेशन ये सब कुछ हम करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फ्लैनरी ओ'कॉनर की बायोग्राफी देखी जाए तो शी वाज बर्न इन 1924 एंड डाइड इन 1964, ठीक है। और ल्यूपस एक बीमारी है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। 39 ईयर्स की थी जब उनकी डेथ हुई। वो यूएस में पैदा हुई और यूएस में ही उनकी डेथ हो गई। शी इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेरिकन नॉवलिस्ट, और इसके अलावा ये अमेरिकन नॉवलिस्ट भी थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी और एसिस्ट भी थी। तकरीबन इन्होंने 31 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, 2 नॉवेल्स लिखे हैं, जिसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है इनका वो वाइस ब्लड है, द वायलेंस ऑफ बियर इट अवे। ये 2 नॉवेल्स हैं इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी इन 2 शॉर्ट स्टोरीज, जिसमें से फर्स्ट वन है एवरीथिंग दैट राइसेस मस्ट कन्वर्ज और दूसरी है इट इज़ हार्ड टू फाइंड अ गुड मैन। इन 2 शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन है, बेसिकली ये दोनों ही कलेक्शंस हैं। इन दोनों की वजह से वो बहुत फेमस थी। शी वॉज आल्सो अवॉर्डेड एज नेशनल बुक अवार्ड 1972 में, पोस्ट्यूमसली इन्हें दिया गया, ठीक है। और इसके अलावा शी इज़ कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस रियलिज्म मूवमेंट का इन्हें पार्ट भी समझा जाता है। फ्लैनरी ओ'कॉनर वाज आल्सो कंसिडर्ड एज अ टच स्टोन फिगर फॉर द पोस्ट मॉडर्निस्ट टेनेट्स, ठीक है। फ्लैनरी ओ'कॉनर की अगर हम राइटिंग स्टाइल के बारे में बात करें, फ्लैनरी ओ'कॉनर बेसिकली साउथ अमेरिकन के पीपल के बारे में लिखती हैं, ठीक है। अमेरिकन साउथ गोथिक स्टाइल हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। अब अमेरिकन गोथिक स्टाइल क्या होता है, जिसके अंदर वो डिस्क्राइब करती है द फ्लॉड एंड द डिस्टर्ब्ड कैरेक्टर इन अ सिनिस्टर सिचुएशन, ठीक है। डार्क ह्यूमर का यूज़ करती है अपने वर्क के अंदर। इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डिसेप्टिव, मॉरली फ्लॉड होते हैं, ग्रोटेस्क कैरेक्टर्स होते हैं, राउंड है और ट्रांसफॉर्म्ड कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। रिलीजन की, स्पिरिचुअलिटी की, वायलेंट सिचुएशन की वो बात करती हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो जो देती है अमेरिकन सिविल वार जो 1960s में हुई थी, उनका हमें देखने को मिलता है इनके वर्क्स के अंदर। सिंबलिज्म का यूज़ करती है, जैसे कि द रेड सिंबल इन्हें यूज़ किया है, इट इज़ हार्ड टू फाइंड अ गुड मैन, और पैनी का, कार का सिंबल इन्होंने यूज़ किया है एवरीथिंग दैट राइसेस मस्ट कन्वर्ज के अंदर। लिटरेरी टेक्निक जैसे कि फोर शेडोइंग की टेक्निक, इमेजरी, सिमिली, आयरनी, ठीक है, रियलिज्म, इन सारी ही टेक्निक्स को अपने वर्क्स के अंदर यूज़ करती हैं। रेसिज्म को दिखाती हैं इन पास एंड आल्सो द इफेक्ट्स ऑफ द रेसिज्म आफ्टर द सोशल इंटीग्रेशन, ये हमें इनके वर्क्स के अंदर देखने को मिलता है। ट्विस्टेड प्लॉट होता है इनका, और कैथोलिक फिलोसफीज को भी यूज़ करती हैं अपने वर्क्स के अंदर। ये खुद भी कैथोलिक्स थे, इनके कैथोलिक बिलीफ थे फ्लैनरी ओ'कॉनर के। इतना इंट्रोडक्शन हमारा राइटर का काफ़ी है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं इसकी शॉर्ट स्टोरी दैट इज़ एवरीथिंग दैट राइसेस मस्ट कन्वर्ज। बेसिकली एवरीथिंग दैट राइसेस मस्ट कन्वर्ज एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज हैं, जिसके अंदर 9 शॉर्ट स्टोरीज थी और ये पब्लिश करवाई गई थी 1965 में। एंड द टाइटल ऑफ द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द वर्क ऑफ पियर टेलहार्ड, ठीक है, हु वाज अ फ्रेंच राइटर। अब हम देखते हैं कि ये जो शॉर्ट स्टोरी है, इसके अंदर 9 शॉर्ट स्टोरी थी, जिसमें से जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट वाज द फर्स्ट वन, ठीक है। ये फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी थी। इसके अगर हम देखें तो इसके अंदर हम देखने को मिलता है ओपन एंडिंग है इस शॉर्ट स्टोरी की, ठीक है। जो लास्ट पे हम उस पे रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी भी अप्लाई कर सकते हैं। ओपन एंडिंग दिखाई हुई है। इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है जूलियन का कैरेक्टर, जूलियन की मदर दिखाई हुई है, कार्वर का कैरेक्टर ब्लैक मदर, ठीक है। और इसके अलावा वेल ड्रेस्ड ब्लैक नीग्रो दिखाया गया है। जो जूलियन का कैरेक्टर बेसिकली यंग एजुकेटेड, यूनिवर्सिटी एजुकेटेड बॉय है, जो सेल करता है टाइप राइटिंग को, ठीक है। टाइप राइटर है, बेसिकली सेल करता है टाइप राइट। और इसके अलावा ही आल्सो वांट्स टू बी अ डॉक्टर, और बहुत ज़्यादा सोचता है अपनी मदर के बारे में, और ये सोचता है कि दैट हिज मदर इज़ आउटडेटेड, हैज़ आउटडेटेड मैनर्स, ठीक है। ये अपनी मदर को फ्रस्ट्रेट करता है बाय कीपिंग द कॉन्टैक्ट विद द ब्लैक पीपल, ठीक है। और इसके अलावा इसकी अगर हम देखते हैं कि ये अपनी मदर को टोंट भी करता है, और फीबल माइंडेड ये करेक्टर दिखाया हुआ है। इसकी जो मदर है बेसिकली वो मिडिल एज्ड वुमन है, मिडिल एज ओल्ड साउदर्न वुमन कहा गया है उसे शॉर्ट स्टोरी के अंदर।
इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें इसकी मदर का, तो इनका घर ऐसा था जिसके अंदर स्लेव्स होते थे, इसलिए वो हम देखते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड रखा गया है शॉर्ट स्टोरी का, वो अमेरिकन सिविल वॉर दिखाई गई है, जिसके अंदर बेसिकली सोशल इंटीग्रेशन एंड द आफ्टर मैथ्स ऑफ सोशल इंटीग्रेशन दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे अभी स्लेव नहीं है, ठीक है, यानी अभी स्लेव खत्म हो चुके हैं, सबको बराबर कर दिया गया है। तो जो मदर है उनका बैकग्राउंड बेस चूँकि स्लेवरी वाला था, वो स्लेव रखते थे, इसलिए उनकी जो थोड़ी-सी सोच है वो बैकवर्ड ही है, ठीक है। ये जो जूलियन है और इसकी जो मदर है, ये दोनों ही वाइट हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास आता है कार्वर का कैरेक्टर। कार्वर बेसिकली ब्लैक 4 इयर्स चाइल्ड है, ठीक है। इसके लिए रैम्बंक्शस की टर्म का यूज़ किया गया है, जिसका मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। चूँकि इसकी मदर जो होती है, कार्वर एक ब्लैक पर चाइल्ड दिखाया हुआ है, तो ये एक जो व्हाइट वुमन उसके पास जाके बैठ जाती है, यानी जूलियन की मदर के पास जाके बैठ जाता है। तो उसकी मदर बार-बार उसे आँख से भी इशारा करती है और वैसे भी, यानी उससे मना करती है उससे बात करने में, तो एनी हाउ वो नहीं रुकता, तो इसलिए इसके लिए ये टर्म यूज़ की गई है। कार्वर की जो मदर है, ये बेसिकली कार्वर और उसकी कार्वर की मदर, ये दोनों ही ब्लैक हैं, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं कि जो क्लैश बिटवीन द व्हाइट एंड ब्लैक भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि व्हाइट भी है और एक ही बस में ब्लैक्स भी हैं। एनी हाउ हम देखते हैं, फिर आता है हमारे पास जो कैरेक्टर ब्लैक ड्रेस्ड मैन, जो शो करता है रेसिज्म को, क्योंकि जहाँ वो बैठता है, एक वुमन तो बस छोड़ के ही चली जाती है कि ये ब्लैक पर्सन आ गया है। हालाँकि यहाँ के जो बैकग्राउंड है वो अमेरिकन सिविल वॉर है, जहाँ सोशल इक्वालिटी हो चुकी है बिटवीन द व्हाइट एंड द ब्लैक। लेकिन फिर भी लोगों का जो माइंडसेट दिखाया गया है वो यही है कि लोग अभी भी वही रेसिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं। एनी हाउ हम देखते हैं कि जो ब्लैक ड्रेस मैन जब बस में आता है, तो एक तो वुमन छोड़ जाती है और एक वुमन उसकी अपनी सीट छोड़ के अगली सीट पे चली जाती है, और ये जो ब्लैक ड्रेस मैन है ये न्यूज़पेपर पढ़ता है। इस शॉर्ट स्टोरी में हम देखते हैं कि यहाँ शॉर्ट स्टोरी के अंदर ये दिखाया गया है दैट पास्ट इज रियली नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, यानी फोकस ऑन द प्रेजेंट। अगर हम इस स्टोरी के अंदर देखें, तो इस स्टोरी के अंदर सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि बस, हैट और पेनी का सिंबल यूज़ किया गया है। हम देखते हैं कि जो बस है, एक ही बस के अंदर ब्लैक्स भी हैं और वाइट भी है, जो इक्वालिटी का सिंबल है। उसी बस के अंदर हैट, यानी जो ब्लैक पीपल और ब्लैक मदर और वाइट मदर दोनों ने सेम हैट पहनी हुई है, जो भी इक्वालिटी का सिंबल है। फिर हमारे पास पेनी का सिंबल दिखाया गया है। बेसिकली ये जो पेनी है, एक तरह से लव भी शो करता है, क्योंकि जो जूलियन की मदर है वो कार्वन को एक पेनी देती है। जूलियन की मदर रेसिज्म क्रिएट करती है, क्योंकि वो वाइट और ब्लैक के दरमियान फ़र्क करती हैं, लेकिन वो ये वाइट और ब्लैक चाइल्ड के दरमियान फ़र्क नहीं करती। एनी हाउ यहाँ हमें आयरनी भी देखने को मिलती है। थीमेटिक एनालिसिस इसके अंदर हम देखें, तो हमें यहाँ सोशल इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं कि जैसे ही ब्लैक ड्रेस मैन आता है, सॉरी वेल ड्रेस्ड ब्लैक मैन आता है, तो एक तो वुमन छोड़ के चली जाती है अपनी सीट ही, ठीक है, और दूसरी वुमन बस से ही सॉरी उतर जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, और वुमन का डिस्क्रिमिनेशन है टू द वाइट पीपल, ठीक, सॉरी वाइट वुमन का डिस्क्रिमिनेशन है टू द ब्लैक पीपल, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे स्लेवरी का कंसेप्ट। तो स्लेवरी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कार्वर की मदर स्लेव रखते थे, वो सब कुछ, ठीक है। प्रेजुडिस हमें देखने को मिलता है, प्रेजुडिस बिटवीन द वाइट एंड द ब्लैक एंड द ब्लैक एंड द वाइट एंड द मदर, बिटवीन सन एंड द मदर, ठीक है। जो ब्लैक है, बेसिकली जो ब्लैक कार्वर की मदर होती है, वो प्रेजुडिस होती है, प्रेजुडिस बेसिकली होती है टूवर्ड्स द जूलियस मदर, ठीक है। वो ये समझती है कि ना, ये जूलियन की मदर जो है हमें हमदर्दी जता रही है और हमें पैनी देने की कोशिश कर रही है, दैट्स वाई वो उसे हिट करके भाग जाती है। जो वाइट का प्रेजुडिस दिखाया गया है टुवर्ड्स द ब्लैक के, जो हम देखते हैं किस तरीके से कलर की बना पे लोग वुमेन उसे जज करती हैं। जो वेल ड्रेस्ड ब्लैक पीपल पर्सन आता है, जिसके हाथ में न्यूज़पेपर भी होता है, तो वो उसे छोड़ के चली जाती है। और इसी तरह जो जूलियन है, वो अपनी मदर को भी जज करता है, ठीक है। अपनी मदर को आउटडेटेड मैनर्स कहते हैं, सो ऑन, ठीक है। अपनी मदर को टोंट भी करता है। सोशल चेंजिंग दिखाई गई है कि किस तरीके से पहले जो डिस्क्रिमिनेशन थी, पहले रेसिज्म था, तो अब वो चेंज हो चुका है, अब सोशल इंटीग्रेशन यानी इक्वालिटी आ चुकी है, ठीक है। यहाँ एंगर हमें देखने को मिलता है टुवर्ड्स द कैरेक्टर ऑफ जूलियन मदर एंड कार्वन मदर, ठीक है। जो जूलियन की मदर है, वो गुस्सा फ़ील करती हैं, यानी एंगर फ़ील करती हैं, जब जूलियन इसे फ्रस्ट्रेट करने के लिए ब्लैक ड्रेस्ड मैन से बात करता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो कार्वर की मदर हैं, वो भी गुस्सा होती हैं, वो हिट कर देती है उसके फेस पे, जूलियन की मदर पे, जब वो उसे देखती है कि वो उसने पैनी दिया है इसके सन को। फ्रस्ट्रेशन का मैंने थीम आपको बताया कि जो फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेट करता है जूलियन अपनी मदर को, जानबूझ के जो उससे बात करने कि वो बात कर रहा है ब्लैक पर्सन से, ठीक है। यहाँ हमें पेन देखने को मिलती है लास्ट ऑफ द स्टोरी पे। एट द एंड ऑफ द स्टोरी हम देखते हैं कि जो अ,
उसकी मदर, जूलियन की मदर होती है, उसे इतना ज़ोर से हिट हुआ होता है उसकी चिक्स पे, इतने ज़ोर से ना उस पे इसका वो उसे निशान पड़ जाते हैं, या उसे ना बहुत ज़्यादा ज़ोर के लगता है, वो ना वो गिर जाती है ज़मीन पे, तो बहुत ज़्यादा ज़ोर के उस पे चिक्स पे चोट लगती है, तो वो यहाँ पेन भी दिखाई गई है, और इसलिए वो इस पेन में कहते हैं कि मेरी जो वो है ना सर्वेंट, उसे बुलाओ, ठीक है। वो उसके पास भी नहीं आती, जूलियन के पास भी। एनी हाउ यहाँ हम देखते हैं कि जूलियन को रियलाइज़ भी हो जाता है कि मैंने अपनी मदर को ज़्यादा ही टोंट किया एंड सो ऑन। यहाँ जनरेशन गैप देखने को मिलता है कि जो जूलियन की मदर है उसकी जो थॉट्स है वो बैकवर्ड थॉट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो जो जूलियन की थॉट्स हैं, जूलियन बेसिकली चाहता है कि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन क्यों फेस हो रहा है, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है। उसकी जब मदर क्रिएट करती है तो अपनी मदर को फ्रस्ट्रेट करने के लिए कि ना करो, फिर अपनी मदर को फ्रस्ट्रेट करने के लिए खुद भी ब्लैक से बात करता है, सो ऑन, ठीक है। यहाँ हमें देखने को मिलती है इक्वालिटी, ठीक है, थ्रू द बस एंड लव है, मदर का लव टुवर्ड्स हर सन, क्योंकि एक तो जूलियन की मदर का लव टुवर्ड्स जूलियन, ठीक है, और कार्वर की मदर का लव टुवर्ड्स कार्वर हमें देखने को मिलता है। रेसिज्म के कॉन्सेप्ट हमें ब्लैक और वाइट के तो डेफिनेटली हमें यहाँ देखने को मिलता ही है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस जो यहाँ मैंने लिखी हैं। फर्स्ट वन है, जूलियन कहता है शी कैन वेयर द सेम हैट एज यू। तो यहाँ जो सेम है बेसिकली ये जो लाइन है ये शो करती है इक्वालिटी को, कि जब जूलियन की मदर है उसने भी सेम वैसे ही हैट पहनी होती है जैसे कार्वर की मदर यानी ब्लैक वुमन ने पहनी होती है। तो वो जूलियन कहता है अपनी मदर को कि वो भी वेयर कर सकती है द सेम हैट एज यू, ठीक है। दूसरी कोटेशन मैंने यहाँ लिखी है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो बैकग्राउंड है इसका, इसमें अमेरिकन सिविल वॉर को दिखाया गया कि इस तरीके से ब्लैक एंड वाइट इक्वल हो गए थे, ठीक है, उस मूवमेंट के बाद। तो वो कहते हैं देयर आर नो मोर स्लीव्स, ठीक है, यहाँ पे नो लिख लीजिएगा, देयर आर नो मोर स्लीव्स। तो यहाँ भी हमारे पास देखने को मिलता है क्या कि द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर, ठीक है। द वर्ड इज इन सच अ मैस, ये जो कहती है मदर, ठीक है, जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, ठीक है, जब वो रेसिज्म इंटीग्रेशन सेग्रीगेशन को क्रिएट करती है। फिर उसकी जो मदर है वो कहती हैं दे शुड राइज येट बट ऑन देयर ऑन साइड ऑफ द फेंस, कि वो कहती है कि ये जो ब्लैक पर्सन है उन्हें ठीक है राइस होना चाहिए लेकिन अपनी ही साइड ऑफ द फेंस पे, लेकिन फेंस हमारे और उनके दरमियान रहनी ही चाहिए। यहाँ मैं आपको बताती हूँ एक और कोटेशन, जस्ट नोट डाउन दिस कोटेशन, मैंने यहाँ पे नहीं लिखी। फ्लैनरी ओकॉनर कहती हैं आई एम इंटीग्रेशनिस्ट बाय प्रिंसिपल एंड आई एम सेग्रीगेशनिस्ट बाय टेस्ट, आई डू नॉट लाइक निग्रोस। इंटीग्रेशनिस्ट का मतलब होता है एनी पर्सन हु सपोर्ट इक्वालिटी, एंड सेग्रीगेशनिस्ट का मतलब होता है रेस्ट शुड बी केप्ट अपार्ट, यानी रेसिज्म के बेस पर हर पर्सन को सेपरेट सेपरेट रहना चाहिए। तो इस जो कोटेशन है ये जो अभी आपको मैंने कोट कही है, ये फ्लैनेरी ओकॉनर कहती है, और यही कोटेशन की इम्प्लीमेंटेशन हमें थ्रू द कैरेक्टर ऑफ जूलियन और इसकी मदर हमें देखने को मिलता है। उसकी मदर कहती है ठीक है कि इंटीग्रेशनिस्ट हैं, ठीक है, यानी वो ठीक है कि उन्हें बड़ा होना चाहिए, ठीक है, यानी उन्हें राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन दे शुड केप्ट अपार्ट, दे शुड बी, यानी वो प्रमोट करती है बाय टेस्ट क्या है, सेग्रीगेशनिस्ट है, क्योंकि वो कह रही है दैट द ब्लैक पीपल शुड बी केप्ट अपार्ट ऑन देयर ओन साइड ऑफ द फेंस, ठीक है। तो ये कोटेशन हमें यहाँ भी देखने को मिलती है, और इसके अलावा थ्रू द कैरेक्टर ऑफ जूलियन भी हमें ये कोटेशन देखने को मिलती है कि दैट हाउ जो जूलियन है बेसिकली वो क्या करता है इक्वालिटी को फोकस कर रहा है, अपनी मदर को बार बार कहता है कि आप प्रमोट ना करो ये जो रेसिज्म को क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। और इसके साथ साथ जब वो ब्लैक पर्सन से बात करता है तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी फ्रस्ट्रेटेड, थोड़ा सा हिचकिचाता है, हेजिटेशन फील करता है। एनी हाउ इसी कोटेशन के साथ एक और कोटेशन मैंने आपको बता दी है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जब जूलियन की मदर को वो हिट करके चली जाती है तो जूलियन उसे टोंट करता है by saying that your punishment exactly fits your pettiness, this should teach you a permanent lesson। एक ये कोटेशन है और एक जो लास्ट पे वाली कोटेशन है ये वाली, जस्ट अ मिनट, ये जब यहाँ जूलियन कहता है आई टोल्ड यू नॉट टू डू दैट, यानी नॉट टू डू उसने क्या किया, उसने पेनी दिया था कार्वर को, जो इसे उसकी मदर, जो कार्वर की मदर समझती है कि हम पे तरस खा रही है, तो वो उसे पेनी को भी गिरा देती है, उसे वापस कर देती है और उसे धक्का देकर भी चली जाती है। तो इसलिए वो कहते हैं, जूलियन कहती है आई टोल्ड यू नॉट टू डू दैट, नाउ यू गेट एग्जैक्टली वट यू डिजर्व, नाउ गेट अप, आई होप दैट इट विल टीच यू अ लेसन। तो एक हम कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन दिखाया गया है बिटवीन द फादर एंड द मदर एंड द सन, हमें देखने को मिलता है इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर। कुछ कोटेशन थी, तो आई होप सो कि आप ये सारी कोटेशंस और सारे पर्सपेक्टिव फ्लैनरी ओकॉनर की बायोग्राफी आपको अच्छे से क्लियर होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि हम फ्लैनरी ओकॉनर को अच्छे से समझ लें।
शॉर्ट स्टोरी की जो कलेक्शन में जो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी दैट इज़ एवरीथिंग दैट राइसेस मस्ट कन्वर्ज को हमने अच्छे से समझने की कोशिश की है। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के साथ विद कोटेशन हमने डिस्कस किया है। इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसको चेक कर लीजिएगा, अगर इसमें से कोई मैंने पॉइंट ऐड करना हुआ तो मैं वहाँ पर उसे पिन कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे किसी नए फिलोसफर के बारे में या थेरिस्ट के बारे में, यानी या कोई शॉर्ट स्टोरी को हम डिस्कस कर लेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कैन द सबाल्टर्न स्पीक के बारे में, और उसमें मैं बताना आपको भूल गई कि कैन द सबाल्टर्न स्पीक का की जो स्लाइड्स हैं वो आपको मेरे चैनल व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। अगर आपको इस ये जो फ्लैनेरी ओ'कॉनर की शॉर्ट स्टोरी है इसके बारे में जो स्लाइड्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को विजिट कर सकते हैं, उस पे मैंने सारी स्लाइड्स दी हुई हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा मुझे भी, फ़लस्तीन के पीपल को भी, और मुश्किल में जितने भी लोग हैं इस वक़्त उन सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।